अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। जिस तरह से आज जो है वो हम देख रहे हैं कि स्पेशली बात हो रही है ईद की, क्योंकि ईद जो है अभी वो ख़त्म नहीं हुई। आज ईद का 5वां दिन है और आज का प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं अपने स्टूडियो से। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो वही टॉपिक है जो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ उसी ख़बर के ऊपर है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि अब इस वक्त जो ख़बर सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं और कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं कि क्या होने जा रहा है। सो इस वक्त अमेरिका ईरान डील के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। हम 2-3 दिनों से ये सुन रहे हैं कि डील तय हो चुकी है, डील तय हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप के दस्तखत का मामला जो है वो रहता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, हैपनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हमने देखा है कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अगर कल से हम ऑनवर्ड बात करें, जब से ये डील कंफर्म होने की बात हो रही है, तो तब से अमेरिका की जानिब से भी अटैक किया गया, फिर उसका जवाब जो है वो ईरान ने भी दिया है। सो अब उसके बाद बयानात की जो बारिशें हैं वो भी हो रही हैं। ईरान मुआहदे पर सदर ट्रंप का जो हतमी फ़ैसला है वो अभी फ़िल वक्त के लिए उन्होंने मुहर कर दिया है। सिचुएशन रूम के अंदर बड़ी अहम डिस्कशन हुई है और अहम जो इजलास है वो उसमें कंडक्ट किया गया था। उस इजलास को बेनतीजा ख़त्म करार देना, मेरे यहाँ में ये एक बेहतर वर्ड होगा कि उसको बेनतीजा ही ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सी कंडीशंस ऐसी थी जो कि अमेरिका ही चाह रहा था कि उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। सो हमने ये देखा कि इसमें जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान से जंग बंदी में तोसी से मुतालिक फ़ैसला अभी तक नहीं कर पाए हैं। वाइट हाउस की जानिब से इजलास ख़त्म होने की तस्दीक जो है वो की है। इजलास की तफसीलात अभी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन सदर ट्रंप जो है उन्होंने जो इजलास की तफसीलात हैं वो भी जारी कर दी हैं। ट्रुथ सोशल के ऊपर उन्होंने जो तफसीलात भेजी हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि अमरीकी सदर ने नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबनाए हॉर्मज़ पर फौरी जो है उसको खोलने का मुतालबा जो है वो किया था। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को भी निकाल कर तबाह कर दिया जाए। और भी इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं जो कि इसमें मौजूद है। उस सब की तरदीद जो है वो ईरान की जानिब से कर दी है। अब मामला ये है कि क्या ये दस्तखत होंगे नहीं होंगे, ये मामला कब तक मौके रहेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमने ये भी देखा कि दूसरी जानिब हमने देखा कि एक अच्छी ख़बर पाकिस्तान के हवाले से जो कि हमें नज़र आई कि इसहाक डार साहब जो कि अमेरिका में मौजूद थे, उनसे एक सवाल किया गया अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, जिस पर उनका बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो जवाब आया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है जब तक जो इस वक्त सूरत हाल है गज़ा के अवाम की, फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो गौर नहीं किया जाएगा, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो तब तक अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, क्योंकि 5 जून को एक बजट भी पेश किया जाएगा। उस बजट में क्या होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। डॉक्टर नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियोज़ में माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर के, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। अतीब साहब, स्टूडियो से हम आएंगे और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे, क्योंकि एक तो ईद है, ईद के साथ ये कहा जा रहा था कि बड़ी खुशखबरी जो है वो आ रही है। सो कुछ टाइम पहले लगता है कि अभी दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं पेन उठाते हैं और दस्तखत हो नहीं पाते। क्या माजरा है और ये कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, खैर ईद भी हमारी ऐसे ही गुजरी है, तो गोश्त भी खा रहे थे, साथ साथ न्यूज़ भी देख रहे थे कब कोई नई खबर आएगी, कब कोई ब्रेक थ्रू आएगा। लेकिन नो डाउट पूरी दुनिया को इंतज़ार है इस ब्रेक थ्रू का, लेकिन इसका आना जो है ना वो उसका अभी तक कोई हम टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखें कोई भी डील होने का मतलब ये है कि एक हिस्ट्री चेंज होगी। ईरान और यूएस का जो इतना पुराना जो जो इनका एक हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक गैप्स हैं, इकोनॉमिक डिस्कनेक्ट्स हैं और पॉलिटिकल लेवल की मिसकम्युनिकेशन है आपस में, तो वो सारा कुछ चेंज होगा, तो वो इतनी जल्दी नहीं होगा। जो मेन इनमें एक जो फैक्टर है विच इज़ अंडरमाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ बोथ पार्टी, दैट इज़ ट्रस्ट।
ट्रस्ट डेफिसिट इन्वायरमेंट। पाकिस्तान का इसमें बहुत रोल है। पाकिस्तान बार बार इस ट्रस्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि ईरान और यूएस की तरफ से बड़े जो है वो फेवरेबल जो है वो और बड़े पॉजिटिव जो है वो रिएक्शन हमें सामने आते हैं, नज़र आते हैं कि दोनों पाकिस्तान पे ट्रस्ट भी करते हैं। सो पाकिस्तान इसमें एक रोल, ये ब्रिज का रोल प्ले करना चाह रहा है कि हम दोनों में एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक ग्रंटर का रोल प्ले करें और इस डील को करवाएं। लेकिन दोनों इस पाकिस्तान के रोल को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ दोनों का डील करना, दोनों का एक कंप्रोमाइजिंग और अनकंप्रोमाइजिंग डायलेमा से बाहर निकला, वो एक दोनों के लिए चैलेंज है। अभी भी आप देखें बातचीत चल रही है डील की, और उसके साथ साथ जो है अटैक भी हो रहे हैं, साथ साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अभी भी, और ये तो आपने देखा होगा अतीक साहब कि अमेरिका की जानिब से भी यही कहा गया साथ ही कि हम जो है वो किसी भी वक्त जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो ईरान ने कहा कि हम जो है हम खुद को ये समझेंगे कि वही विन करेगा जो दोबारा से नया अटैक शुरू करेगा। दोनों ये समझ रहे हैं कि जो डील है वो एक ट्रैप ना हो दोनों के लिए। तो वो एक बस वो यू फर्स्ट वो एक फंसे हुए हैं कि कौन पहले साइन करता है और कौन जो है कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में या कंप्रोमाइजिंग कंडीशंस में आता है। बस नो डाउट डील हो जानी है, पाकिस्तान की एफर्ट्स इसमें हैं और पाकिस्तान की बहुत एक्टिव एफर्ट्स हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, साउथ एशियन कंट्रीज़ और पूरी दुनिया पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्सेप्ट कर चुकी है, और यूएस ईरान भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और डील हो जाएगी, होनी है जितनी पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं। लेकिन इस पे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। मतलब सिर्फ ये है कि अभी किसके ऊपर ये सेहरा सजेगा कि हमने जंग जो है वो जीती है, शायद यही एक फैक्टर नहीं। अभी तक के तो जो सरकमस्टांसेस हैं, सेहरा तो पाकिस्तान के सर ही सजेगा। नहीं, सेहरा तो पाकिस्तान के सर सजेगा, लेकिन लग ये रहा है कि शायद अमेरिका ये चाह रहा है कि वो दुनिया को एक बताना कि हमने जंग जीत ली है। ये अनाउंसमेंट शायद एक बीच में हर्डल है कि वो कैसे अनाउंस करें उसको। अनाउंस मेरा ख्याल इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें ट्रांसलेट किया जाएगा, किसी के भी एक्शन को ट्रांसलेट किया जाएगा। वो ईरान कर दे या यूएस कर दे, बस वो अब एक जो है वो फुल स्टॉप के दे आर अबाउट टू जस्ट गेट अ फुल स्टॉप। बस उस पे आके एक दोनों का ये कह लें कि एक जो एक टसल है, एक जो ईगो है, बस वो अभी रह गई है। बाकी दोनों एग्री तो हैं, एग्री हैं। लेकिन देखिए एक बात है कि एग्री तो हैं, और इस बारे में अतीक साहब आपने भी देखा होगा कि जब लास्ट टाइम अभी जो रिसेंट हुआ था, फील्ड मार्शल साहब जब तेहरान गए थे, तो उस वक्त यही खबरें आ रही थी कि शायद अंदर अंदर कोई मामला जो है वो तय पा चुके, और ईरान की जानिब से ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि बस अब डील जो है वो लॉक हो चुकी है, अब थोड़ी ही टाइम में अनाउंस होगी, और वो प्रेडिक्शंस जो है वो सच साबित हुई। लेकिन फिर अब वही बात आ जाती है कि अब जिस तरह से हमने देखा कि सिचुएशन रूम का हम इजलास कंडक्ट किया गया, क्या समझते हैं कि ये इसको कैसे देख रहे हैं कि उसमें फिर मुश्तरका जब बैठ के बातचीत की गई तो फिर मामला जो है वो वहीं पीछे रिवर्स हुए। ये जो क्यास आराइयाँ आती है ना, अंदर अंदर वाली खबरें, अंदर मामला चल रहे, ये सारी सिचुएशन को ख़राब करती हैं। एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए, रियलिटी को देखना चाहिए, फैक्ट्स को देखना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, उनकी टोन क्या है, एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो है वो लेवल दोनों के क्या है, फैक्ट्स को देख के फैसले करने चाहिए। तो उसमें ये जो क्यास आराइयाँ होती है ना, अंदर अंदर मामला चल रहे हैं, मेरे ख्याल इनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो मामला जो भी चल रहे हैं सारों के सामने चल रहे हैं, जो भी डिप्लोमेसी हो रही सारों के सामने चल रही है। पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है ईरान के साथ, यूएस के साथ, सबके सामने चल रहे हैं। तो नहीं होगा ना तीक साहब कि अगर जो भी डिप्लोमेसी हो रही है हम सबके सामने हो रही है, और उस डिप्लोमेसी के नतीजे में हमने देखा तो ये खबर फिर गलत तो ना हुई कि फील्ड मार्शल साहब ने जब वो तेहरान गए तो शायद इंश्योर करवा लिया ईरान को, शायद करवा लिया ना, शायद करवा लिया, हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, हम कह सकते हैं। लेकिन जब तक कोई इसका आउटकम विजिबल नहीं नजर आएगा तब तक एफर्ट चलती रहेंगी, 19-20 का फर्क आता रहेगा। आपको नहीं लगता कि अभी ये आउटकम काफी नहीं है, विजिबल नहीं है? नहीं, अभी ये आउटकम है। मैं एक ग्रेटर एक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जब दोनों डील पे साइन करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नाइला साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, नाइला चौहान साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाइला साहिबा क्या समझती हैं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि ईद के साथ ही हमें बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि ये जो ईरान अमेरिका की जो डील है इसके ऊपर साइन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम न्यूक्लियर की बहुत बात कर रहे थे तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। सो अभी तक ये जो मुआहिदा है इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, क्या लगता है कि इसमें डिले क्यों आ रहा है और डिले फैक्टर्स क्या है, और आपको क्या लगता है कि कब तक ये मुआहिदा जो है वो प्रॉपर साइन के साथ जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, हम जो है ना चीज़ को उसके प्रॉपर फोकस में नहीं देख रहे।
जो जंग के वॉरिंग कंट्रीज हैं, आप उसमें इसराइल का तो नाम ही ले रहे। तो अगर अमेरिका और ईरान की हो भी जाती है, जैसे आपके अभी पैनलिस्ट ने फरमाया कि चांसेस हैं हो जाए ये वो, आप देखें कि इजरायली मिनिस्टर बेन गुवेर ने कहा है कि हम इस डील को होने ही नहीं देंगे, और इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ये डील ना हो। और इजराइल है जो तखरीबकारी भी करता है, जिसने ईरान पे हमला किया। जब ओमान में भी पीस टॉक्स हो रहे थे तो उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया था। अब ओमान को भी धमकियां दी जा रही हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये मसला इतना सिंपल नहीं है जिस तरह हम इसको देख रहे हैं। इसमें बहुत और प्लेयर्स हैं। इसमें आपके मशरकी पड़ोसी का क्या रोल है, इसमें इजराइल का क्या रोल है, इसमें बहुत सारी जो है फैक्टर्स हैं which we have to analyze. It's not just about Iran and USA and Pakistan being a mediator. Yes, पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मीडिएटर है, इट्स नॉट अ पार्टी टू द वॉर, बिल्कुल एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर द वॉरिंग पार्टीज। जो मतलब अल्लाह का शुक्र है आपको, अल्लाह ने जो इज्जत दी, जो आपका मुकाम जो है पहलगाम के बाद बना, उससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ गई कि सारे चाहते हैं कि सालसी ऐसा मुल्क करे जो कि क्रेडिबल हो और जिसके जो है ऑनेस्ट ब्रोकर हो। तो उस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन काजी तो सिर्फ काजी है ना, मियाँ बीवी को राजी होने के लिए उनके वालिदैन की रजामंदी भी जरूरी है। सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आप काजी हैं, आपको बुला लिया है शादी पे, लेकिन निकाह पढ़ाएंगे जब दोनों साइड से कबूल होगा और दोनों के वालिदैन कहेंगे कि हाँ कबूल है। अच्छा मैडम, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वालिदैन का रजामंद होना ज़रूरी है, तो ज़रा वालिदैन के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें कि वालिदैन को कैसे रजामंद किया जाए। देखिए, जहाँ तक इजराइल की बात है उसका तो एजेंडा ही और है। उसका तो आप देखिए उनके झंडे पे भी है कि स्टार ऑफ डेविड विल शाइन बिटवीन यूफ्रेटिस टू नाइल। तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। आप देखिए जब पाकिस्तान में भी फर्स्ट राउंड हो रहा था, एंड डॉक्टर बुखारी माशाल्लाह बहुत काबिल स्कॉलर हैं, उन क्या कहते हैं, सूरज को चिराग दिखा रही हूँ मैं। लेकिन आप देखिए कि जब यहाँ टॉक्स होने वाले थे तो उन्होंने लेबनान पे हमला किया। पता था कि तरह के लेबनान ईरान के लिए एक सेंसिटिव मौजू है, बिल्कुल, और इजराइल को तवक्को थी कि शायद इसकी वजह से ईरान पाकिस्तान आएगा नहीं फॉर द टॉक्स, लेकिन ईरानी डेलीगेशन आई और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए। लेकिन यू कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट बिकॉज जो अमेरिकन डेलीगेशन थी, पहले तो ये कि वो उस तरह से तैयार नहीं थे। दूसरा आप देखिए डेलीगेशन में थे कौन, जेरेड कृष्णर, जिनके वालिद जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एपेक है, विच इज इजरायली लॉबी इन अमेरिका। नॉट ओनली इज ही सन इन लॉ ऑफ मिस्टर ट्रम्प, ही इज आल्सो सन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एपेक। तो वो जब वहाँ कर रहे थे गुफ्तगू, कयास राई में उस दिन नहीं थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि उनको बहुत सारी फोन कॉल ऐसी आ रही थी जो उनकी निगोशिएशन को डिस्टर्ब कर रही थी। जेडी वैंस साहब हंगरी में थे, वो इस पूरे सिलसिले से बाहर थे, लेकिन उनको बुलाया गया बिकॉज ईरान चाहता था कि अमेरिकन डेलीगेशन में कम से कम एक शख्स तो हो जिससे गुफ्तगू कर सके। विटकॉफ ऑल्सो इज अ जू, ही इज अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन, लॉयर, ट्रम्प साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ईरान के साथ उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो जब कोई आप डेलीगेशन भेजते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। ईरान की साइड से कौन आया था, उनके स्पीकर थे कालीबाफ, उनके फॉरेन मिनिस्टर थे अरक्ची, और उनकी जो है एक्सपर्ट टीम थी साहब। बिल्कुल। तो वो पूरी तैयारी से थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एक मुस्बत जो है नतीजा निकले इससे, and they were asking for a guarantor। तो इधर कौन गारंटी देगा
कि ये पीस से पहले भी पीस डील तो हुई है। पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है, इट्स नॉट द फर्स्ट वन। इससे पहले भी पीस डील्स हुई हैं, बट दे फेल अपार्ट बिकॉज ऑफ इजराइल। और इजराइल को कौन नकेल डालेगा, ये तो आप बेहतर जानती हैं। सो आप मेरा नहीं ख्याल कि इधर कोई ऐसी हतमी किस्म की बात कर सकते हैं कि जी ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये अल्लाह इधर रहम करे और ये जंग के बादल जो छाए हुए हैं ये छट जाए। मुझे लगता कि इतनी जल्दी छटेंगे। आपको थैंक नहीं यू। लगता कि इतनी जल्दी ये जंग के बादल जो हैं वो छटेंगे? सजाद बुखारी साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। और एक तो क्या आप एग्री करते हैं नायला चौहान साहिबा ने जिस तरह से कहा कि गारंटर के तौर पर कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा कि जिसको इंश्योर किया जाए कि आइंदा जो तमाम इसके अंदर तफसीलात शामिल है उसके ऊपर मेनोन अमल किया जाए और दोबारा से वो जो चीज़ें हैं वो दोहराई ना जाए जिससे अमन जो है वो सबूताज हो या डील जो है वो डिस्टर्ब हो। सो इससे पहले भी काफ़ी पीस डील जो है वो हो चुकी हैं। फिर उन्होंने कहा कि हतमी किस्म का जो बात करने वाला हमें नज़र नहीं आ रहा कि कौन इसको इंश्योर करवाएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि काजी का किरदार तो पाकिस्तान ने अदा कर दिया। और कहा यह जा रहा था कि जब लास्ट टाइम अभी फील्ड मार्शल साहब जो है वो तेहरान गए तो वहाँ पर ये मामला सारे लॉक हो चुके थे। सिर्फ अभी उसको जो हतमी तौर पर ऐलान किया गया या अभी जो चीज़ें सामने आई हैं तो वो उसी का नतीजा है। लेकिन वही बात है कि वालिदैन का राज़ी होना, रजामंद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। अब नायला साहिबा जो हैं एक ऐसी डिप्लोमेट हैं कि आप ये कह रही हैं कि आप उनसे एग्री करते हैं, तो आपने तो मुझ पे एक बॉम्ब फेंक दिया ये पूछ के कि मैं उनसे एग्री करता हूँ या एग्री नहीं करता। वो डिप्लोमेट हैं तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए हालात का भाई सही तरीके से उन्होंने उसका एक अहाता पेश किया है और वो तमाम पहलुओं को उन्होंने उजागर किया है। मैं बहैसियत तालिब इल्म पॉलिटिकल साइंस और फॉरेन अफेयर जो है उसको एक और एंगल से भी देखता हूँ। अतीक साहब अभी बात कर रहे थे क्योंकि आज आपका जो पैनल है बड़ा रिच पैनलिस्ट हैं आपके पास, तो अतीक साहब जैसे लोग आपके पास से, फिर नायला चौहान साहिबा जो हैं जिनका एक बड़ा सिफारती तजर्बा है, तो उनके दरमियान मेरे जैसे एक तालिब इल्म का बोलना जो है वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैं कुछ एक अलहदा पहलू जो है वो आपके सामने रखूंगा। अतीक साहब भी अभी पहले एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बैकडोर कुछ नहीं होता और जो भी आपको नजर आ रहा होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स जो है उसमें जो नजर आ रहा होता है वो कुछ नहीं होता, जो नजर नहीं आता वो बहुत कुछ होता है। एक बैकडोर डिप्लोमेसी होती है 52 की, एक बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको साइलेंट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, तो वो जो है इसमें भरपूर कारफरमा है। इवन कि आपको गल्फ के बहुत सारे ममालिक इस वक्त सरगर्म अमल हैं जिनकी न्यूज आपको नहीं पहुंच रही हैं। ओमान के हवाले से एक बात की गई तो कजाकिस्तान के हवाले से आज IAEA के सरबराह ने एक शुरली छोड़ दी, मैं तो शुरली कहूंगा उसको। उन्होंने कहा कि जी कजाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि ये जो अफसरदा यूरेनियम है ये हमारे पास है, हाँ ये हम रखेंगे और दोनों फरीकों को कोई एतराज भी नहीं होगा। जबकि उसके बाद जो इस्माइल बकाई साहब हैं जो कि तर्जुमान है इस वक्त मुज़ाकराती अमल के भी और ईरान की वजारत खारजा के भी तर्जुमान हैं, वो बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा अभी तक कोई मुसविदा, कोई चीज भी अभी तक फाइनल नहीं हुई है और ना ही हमने अभी तक यूरेनियम पर किसी किस्म की कोई आमादगी का इजहार किया है। देखिए ईरान जो है उसकी रेड लाइन है यूरेनियम या इनरिचमेंट जो उसकी है, तो उस पे तो मुझे कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज करता हुआ वैसे तालिब इल्म नजर नहीं आ रहा। जितने एंगल से मैं इसको देखूं तो ईरान उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर जो ईरान के अंदर जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और फिर जो पेजिशकियान और फिर ये जो आपस के कुछ तनाजात हैं वो फिर उसका बेनिफिशरी वो दूसरे साइड हो जाएगा और फिर उसको उनको नुकसान होगा। तो वो किसी सूरत में भी यूरेनियम पर जो है किसी किस्म की मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आते। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो हाँ एक मिसाल देते हैं ना यार, मिठाई आज ना सही तो अगले हफ्ते खा लेंगे, इस हद तक तो मुझे समझ आती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो है हमें हकायक पे जरूर बात करनी चाहिए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो हमारी डिप्लोमेसी है वो अपनी जगह पर, लेकिन मेरी जाती एक नुक्ता नजर है, मेरा अपना जाती एक तज्जिया ये है कि ईरान ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शिराजा बखेर के तिनका तिनका कर दिया उसको। अमेरिका को इतना नुकसान मैं समझता हूं कि तारीख में कभी नहीं मिला जितना नुकसान, यानी उसने
मिडिल ईस्ट को छोड़े, लेबनान, ट्यूनिस, अलजायर, शाम, अफगानिस्तान, इराक, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने दुनिया जहान की उसने कोशिशें कर ली। 20 साल अफगानिस्तान में उसने गुजारे, उसको इतना नुकसान नहीं हुआ। नेटो को तोड़ दिया, यूरोप को अलहदा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को अलहदा कर दिया, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक बोल दिया, अतालवी प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक बोल दिया, यूरोपीय जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो सरबराहान मुमलिकत है उन्होंने इजलास बुला के कह दिया कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, हमें डायरेक्शन मत दिया करें। तो जिस तरीके से ईरान ने आइसोलेट किया है, और ईरान का मैंने आपको पहले भी कहा कि ईरान ने प्लान ए और प्लान बी दोनों पे पैरेलल काम किया। ये नहीं कि पहले प्लान ए पे काम किया और फिर प्लान बी पे। प्लान ए ये था उनका कि वो जो फादरलैंड है, ये जो हमारे पड़ोसी है, यानी मदरलैंड वालों की जो फादरलैंड है, इंडिया की जो बाप है इजराइल, उन्होंने पहले ये फैसला किया था कि हम इजराइल पे हमला करेंगे, साथ में हमने जो है मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी तंसीबात है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पे हमला करना है। लेकिन अमेरिका को इस बारे में पता नहीं था और डोनाल्ड ट्रंप इसके एतराफ कर चुके हैं कि हमें क्या पता था कि वो तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को जो है वो भी बंद कर देगा। तो उन्होंने एक फार्मूला ये अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा नेवल ब्लॉकेट कर दे। अब जब उन्होंने समंदरी हिसार शुरू कर दिया तो उसका प्रेशर, इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा आना शुरू हो गया अमेरिका पे कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन पे उसका इंपैक्ट जाने लगा। और जो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है या जो उनकी मकबूलियत है, उसका ग्राफ 33% नीचे चला गया है। ये मैंने एक जरीदे में देख के तो मैं बड़ा सरप्राइज, बल्कि 36% वो डिक्रीज की है। तो अगर ये थोड़ा और कंटिन्यूस चलते हैं आगे तो ये हालात मजीद कशीदा होंगे। अब कशमकश क्या है, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे दोनों पैनलिस्ट इसमें बड़ी अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। अमेरिका फंस गया है और बहुत बुरा फंस गया है। अब अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग कैसे चाहिए? आपको याद होगा जब पिछले साल हमला हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और नेतन्याहू के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई थी। उन्होंने कहा ये शर्मनाक हमला है, और अभी एक हफ्ता पहले भी इसी तरह की बात हुई है। यानी अमेरिका के अंदर जो लॉबी है, जो ट्राइका प्लस है, जिसकी तरफ मैडम ने भी इशारा किया, रिचर्ड का जिक्र किया, बिटकॉफ का जिक्र किया, बल्कि मैं इनके वजीर दिफा जो है पीट हेगसेथ, उनका भी उन्होंने जिक्र, ये वो लॉबी है जो कि काम कर रही है, इजरायली लॉबी, जिन्होंने अमेरिका की मईशत को कैप्चर किया हुआ है। ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त सैटेलाइट से लेकर आपकी कम्युनिकेशन से लेकर आपकी पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, उन्होंने कैप्चर किया हुआ है अमेरिकी मईशत को, और अमेरिका इस वक्त एक शदीद मकरूज है। अब वो हैरान ये है कि वो इजराइल जो है उसका साथ दे, या जो अमेरिकी, क्योंकि जो अमेरिकी अवाम है वो ये समझती है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है। अब वो उससे निकलना भी चाहता है, फेस सेविंग भी चाहता है, अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार, अमेरिका अब जो है वो निकलना भी चाहता है, फेस सेविंग भी चाहता है, और लेकिन अब किस तरह से वो ये सब करेगा। ठीक सब, एक तो क्या जिस तरह से अभी सर ने कहा कि अमेरिका के पास अब कोई चांस रहा नहीं है, वो किसी न किसी तरह से ख़ुद भी इस जंग से क्विट करना चाह रहा है, ख़ुद को निकालना चाह रहा है। लेकिन फिर वही बात कि उसने जो जो पॉइंट्स सामने रखे हैं, उन पॉइंट्स को बुरी तरह से जो है ईरान की जानिब से जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। हर चीज़ के ऊपर उन्होंने एतराज़ ही उठाया है। सो क्या समझते हैं आप, किस तरह से वो इस तमाम तर मामले से एग्जिट चाहेगा या होगा, क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? इस वक्त अमेरिका के लिए जो एक ये जंग एक ट्रैप बन गई है। ट्रैप इसलिए बन गई है कि एक ऐसा एक ये डायलेमा बन गया कि एक तरफ तो इस जंग से निकलते वक्त ईरान को ये मैसेज देना कि ईरान विनिंग पोजीशन पे नहीं है, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ ईरान के जो गल्फ़ रीजन में एलाइज़ है, उनको ये गारंटी देना कि वो अमेरिका के साथ ही रहें, उनकी सिक्योरिटी भी अमेरिका करेगा, उनका भी एक जो ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो, दोबारा ट्रस्ट वो रिज्यूम करने, ये दो अमेरिका के लिए इस वक्त चैलेंज बन गया। मैं फिर वो बात करूंगा कि मैं हर प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ, इस जंग में ईरान की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही है और बहुत एक सरप्राइजिंग और वही जैसा सजाद साहब ने कहा कि उन्होंने दोनों प्लान जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट किए, चाहे प्लान ए हो या प्लान बी हो। अमेरिका की ये स्ट्रेटजी थी रजीम चेंज, आपको याद होगा शुरू में जब किया गया रजीम चेंज से हुआ था। ईरान ने इस पूरी जंग का रुख मोड़ दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। अब अमेरिका को रजीम चेंज की फिक्र नहीं है,
अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की फ़िक्र है, अपने जो गल्फ़ के एलाइज से उनकी फ़िक्र है। सो अमेरिका के लिए इस वक्त दो चैलेंज है। एक तो इस जो है वो डील में से ईरान को एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे पुश करना या अपेरेंटली अपने आप को एक विनर जो है वो डिक्लेयर करना, और दूसरा अपने एलाइज को साथ रखना। ये दो अमेरिका के लिए सबसे बड़े जो क्राइसिस है, और मुझे नहीं लगता कि ईरान इसमें कोई थोड़ी सी लेवरेज दिखाएगा। ठीक, नायला साहब आपसे जानूंगी, क्योंकि आपका एक वसी एक्सपीरियंस है और आपने जैसे से पहले तजिया दिया, तो डेफिनेटली अगर अमेरिका जो है वो विनिंग पोजीशन पर भी ईरान को ले आता है, तो शायद अमेरिका को, आपको लगता है कि इतना फ़र्क पड़ेगा? जिस तरह से तमाम मुबसरीन तजियाकार ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी चौधराहट कम नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि अगर वो इस जंग से एग्जिट कर जाता है, साइन भी कर लेता है, क्योंकि आपने हुर्मुज़ के मामले के ऊपर भी हमने देखा कि किसी तरह से भी ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि टैक्स जो है उसको छोड़ा जाएगा, या तमाम तर जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है उन पॉइंट्स के ऊपर अपना हुर्मुज़ को जो है वो डील किया जाएगा। सो क्या समझती हैं कि ये सब कुछ अगर ईरान की मंशा पर भी होता है, फिर भी डील साइन होती है, तो अमेरिका की पोजीशन कम होगी या सदर ट्रंप की मकबूलियत में मजीद जो है वो गिराव आएगा? सवाल तो ये है कि डील होगी या नहीं, उसके बाद हम क्या सराहियां कर सकते हैं कि इसकी डील की रिपरकशंस क्या हो। इस सब तो सवालिया निशान है कि ये डील होगी या नहीं होगी। और जिस तरह से अभी आपके इलस्ट्रियस पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया, एंड आई थिंक आई एग्री विद डॉक्टर बुखारी कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो जो ओल्ड स्कूल था वो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, इट्स टोटली डिस्ट्रॉयड। अब एक नई दुनिया है, नए प्लेयर्स हैं, और आप देखिए कि ट्रम्प साहब खुद चीन भी गए, और चीन के साथ भी उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो है वो सुसाइडर्स के ट्रैप की बात की, और उन्होंने कहा कि हम मिलके काम करें। लेकिन अभी आई वाज लिसनिंग टू पीट हेग्सेट स्पीच इन सिंगापुर, उनकी जो है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, तो उसने कहा कि आप मेरे डिप्टी सेक्रेटरी फॉर वॉर को मिले ज़रूर, ही इज़ अ बिजनेसमैन। और अमेरिका जो है वो वॉर इंडस्ट्री को अपनी इकोनॉमी का एक अहम एलिमेंट समझता है, तो उनकी वॉर इंडस्ट्री चलेगी कैसे अगर जंग नहीं होगी? तो वो हर जगह असलहा पहुंचाने के लिए जंग पहले उन्हें क्रिएट करनी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो, चाहे वो और खित्ते के ममालिक की हो, चाहे वो इजराइल ईरान की हो। आप देखें, अब कहने को जो एनालिसिस है वो ये है कि जिस तरह ईरान ने इजराइल को मिथ बस्टिंग की है, वैसे तो बस्टिंग की है, लेकिन मिथ बस्टिंग कि वो डोम ऑफ डिफेंस जो है उसका जो मिथ था इतना बड़ा कि वो इनपेनिट्रेबल है और ये और वो है, और ईरानी मिसाइल्स वहां पे पहुंच गए। और फिर उन्होंने जो आईडीएफ को जो है इनविंसिबल कहा। इस वक्त साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसको वो कहते थे ख़त्म कर दिया है, हिजबुल्लाह ने वो पिटाई आईडीएफ की शुरू की है कि उन्हें समझ नहीं आ रही वो जाएं कहाँ। बिल्कुल। और वो अब अपने मिनिस्टर फॉर डिफेंस को कह रहे हैं कि हमें आपने इस दलदल में धकेल दिया, हमारे पास तो इतना असलहा नहीं था, हमें पता नहीं था कि वो कहाँ से हम पे अटैक करेंगे। बिल्कुल। सो आईडीएफ का भी जो मिथ था वो बिखर गया। सो सबसे बड़ी तो ये कामयाबी है ईरान की कि वो जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर था उसमें उसको बहुत जीत हुई। लेकिन दैट इज नॉट ऑल। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि किस तरह से अपने जो अमेरिका एक तरफ अमन की बात कर रहा है, वो नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, साथ ही उनकी जो है मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं जिसमें डॉक्टर बुखारी ने भी जो है वो बात की कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी गिर चुकी है। सो ही फॉर हिम इट इज अ पॉलिटिकल सर्वाइवल इशू। हालांकि ट्रम्प साहब हर इंटरव्यू में कहते हैं मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन उनको बहुत जल्दी है कि कुछ यहाँ पे सिलसिला तय हो ताकि
उनके मिड टर्म पोल्स में उनकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हो, बिल्कुल तो ऐसे उनकी ही। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और है। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल गेम है इन द रीजन, वो बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल बजा ये फरमाया। हमने कि उनकी गेम इन द रीजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मिक्स मैसेजिंग यू गेट फ्रॉम द अमेरिकन लीडरशिप। और उनको जो है उनका सर्वाइवल उनकी इकोनॉमी का ये है। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से हेजमोन की बात करते हैं चीन की, लेकिन खुद उन्होंने हुर्मुज को बंद किया है। बिल्कुल ईरान ने बंद नहीं किया, अमेरिका ने बंद किया है। बिल्कुल और उन्होंने जानबूझ के बंद किया बिकॉज उन्हें मालूम है कि इधर से चीन का और एशियन कंट्रीज का माल ज्यादा गुजरता है निस्बत अमेरिका के माल के। बिल्कुल। सो अमेरिका की इस पे स्टेक्स नहीं है अगर हुर्मुज बंद रहे। लेकिन इधर की जो इकोनॉमीज है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, चीन की आर्म ट्विस्टिंग के लिए हुर्मुज को उन्होंने बंद किया। वरना हुर्मुज तो कभी भी उनके एजेंडा में नहीं था जब जंग शुरू हुई थी। उस वक्त बिल्कुल तो जो एजेंडा पॉइंट वो और थे। सो इस वक्त जो है there's so many factors at play कि as I said before we can't have a simplistic answer कि जी ये इस तरह से हो जाएगा उस तरह से हो जाएगा। अभी कबल वक्त है कुछ कहना। ठीक है, कबल वक्त है कुछ भी कहना और कुछ भी सोचना। लेकिन बुखारी साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो कुछ भी कहना कबल वक्त है क्योंकि डेफिनेटली अभी वही जिस तरह से नायला साहिबा ने बात की कि सबसे अहम पॉइंट क्वेश्चन मार्क ये है कि डील साइन होगी कब होगी, कैसे होगी, ये पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो हमें एक मैसेज कन्वे किया गया है, जो मिल रहा है, वो यही तासुर नजर आ रहा है कि शायद ईरान अभी फुली एग्रीड है कि ये डील साइन हो। और उन्हें शायद इस हवाले से कुछ ख़बर भी होगी या कुछ उन्हें लग रहा होगा कि शायद अब साइन हो जाए। जिस तरह से उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब का अभी तक तदफीन नहीं की, उस हवाले से उन्होंने ऐलान भी किया है और उस हवाले से तैयारियाँ जो है शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि इससे कबल इस हवाले से कोई बात ही नहीं की गई थी। तो क्या कहते हैं कि अगर एक तरफ तो वो इस तमाम तरह मामले के ऊपर भी बात कर रहे हैं, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि डील भी साइन हो जाएगी, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये कन्फ्यूजन ओवरऑल क्या है और इसको हम क्या समझे फिर? देखिए, ये कंफ्यूजन जो है अब कंफ्यूजन नहीं रही है। हमेशा किसी भी मुल्क पे हमला जब आप करते हैं तो आपके पास दो हिकमत अमलियां होती हैं। पहली होती है आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं, फिर एयर स्ट्राइक करने के बाद आप ग्राउंड फोर्सेस भेजते हैं। जिस तरह लेबनान का जिक्र किया, मैडम ने जिक्र किया कि लेबनान में पिटाई हो रही है, हिजबुल्लाह जो है वो आईडीएस की पिटाई कर रहा है। तो पिटाई इसलिए कर रहा है कि उन्होंने ये कोशिश की कि हम पहले एयर स्ट्राइक्स करें, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करें, उसके बाद हम ग्राउंड फोर्सेस भेजें और हलवा तैयार है, जाके हलवा खा ले। लेकिन वह हलवा वहां पे इतना गर्म था कि इनका मुंह जल गया। तो इनको पता चल गया। अमेरिका के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अमेरिका ने कहा हम पहले एयर स्ट्राइक्स करेंगे, जैसे इनके पेट्रोकेमिकल जो इनकी वो थी जैसे प्लांट्स थे, और फिर एल्युमिनियम के प्लांट्स थे। इसी तरीके से इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह करके उन्होंने कहा बस अब हम ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे और जाके यूरेनियम उठाकर ले आएंगे। ऐसे उठाकर ले आएंगे जैसे कोई सब्जी की दुकान में जाके 2 किलो कहता है माल्टे दे दो, या 2 किलो जो है वो अमरूद दे दो, उठा के ले आएंगे। तो इनको थोड़ा पता भी था, हालांकि इन्होंने ब्रीफिंग सही नहीं ली है। इनको वो पर्शियन एम्पायर्स के बारे में भूल गया अमेरिका, और वो अपने 52 हॉस्टेजेस को भी भूल गया कि उनको छुड़ाने के लिए कितने इन्होंने पापड़ बेले थे। ये वही ईरान है। ईरान में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है 400 टाइम्स ज्यादा मजबूत हुआ है, और उनकी जो प्रोडक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरी दुनिया जो है वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को देख के हैरान हो गई है। आज से 1 माह कबल यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने हौलनाक इंकिशाफात किए। जैसे अभी मैडम कह रही थी कि अमेरिका ज्यादातर डिपेंड करता है, वो अपना असला बेचता है, बिल्कुल नो डाउट वो अपना असला बेचता है, लेकिन उसका अपना असला जो है वो यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज कह रहा है कि 45 to 55% जो उनके पास जखीरा था, जो कि उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल करना था, वो तो खत्म हो गया, और उसको बनाने में कई साल लग सकते हैं। यानी कई साल लगने का मतलब ये है इट विल टेक 1 to 2 ईयर। तो अब अमेरिका बजाय के मजीद असला बेचे, उसके पास तो अपने असले की खपत जो है, या उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके मिसाइल्स, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता है वो समंदर में जो हमला किया,
ये जो इजराइल की तरफ रवाना हुआ था, इनका एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, S-400 और कुछ और भी इनके एक दो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उस पर तो ईरान ने मिसाइल से हमला करके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इनको नुकसान पहुंचा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि अब अमेरिका क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, ये एवं ही जो है गीदड़ बक्की है, जैसे हमारा पड़ोसी नहीं बोलते तहजीब खत्म कर देंगे, इसका नक्शे से ही खत्म कर देंगे, तो बड़ी आसान बात है खत्म कर देना तहजीब को। ईरानी तहजीब को आज से नहीं कई 100 सालों से कोई खत्म करने की कोशिश की गई, अमेरिका अभी से नहीं 47 साल से लगा हुआ है कि इस तहजीब का खात्मा करे, लेकिन ये बेवकूफी जो है सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता था? डोनाल्ड ट्रंप। अब दुनिया क्या कह रही है फायदा, ये जरा सुनिएगा। मैं जरा थोड़ी सी बात आसान लफ्जों में भी करता होता हूँ ना, क्योंकि मैडम तो डेफिनेटली वो डिप्लोमेट हैं, तो वो सिफारती जुबान का इस्तेमाल करती हैं, जो IR एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन मैं खुली बात करता हूँ। अमेरिका इस वक्त जो अमेरिका की दुर्गत बनाई है, यानी पहले आप देखें क्या सिनेरियो क्या बना। सबसे पहले हुआ पुलवामा, तो हमने जो है धूल चटाई किसको? मदरलैंड को। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक तंदूर था, संदूर वगैरह, जिस संदूर और तंदूर साथी बन गया अफगानिस्तान में। हमें गजब लिल हक करना पड़ा, वहां पे हमने उनकी दुर्गत बनाई। फिर मदरलैंड की फादरलैंड की ईरान ने दुर्गत बनाई। इस खिते के अंदर ओवरऑल भी मैं बात करता हूं, तो अब जो चीजें सामने खुलकर आ रही हैं उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है और बड़ी साफ है, ये कि अमेरिका जो है अगर तो वो ईरान पे ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करने की कोई गलती करेगा और वो यूरेनियम को जो है वहां से उठा लेगा वहां से और वहां से रफू चक्कर हो जाएगा, तो ये तो महज जो है ये दीवाने का ख्वाब ही मुझे नजर आ रहा है। मैं अपने जज्बात पर बात नहीं कर रहा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे गिले शिकवे भी हैं, ईरान से बहुत गिले शिकवे हैं कि जिस के साथ आप अपने ताल्लुकात बना रहे थे, यानी इंडिया के साथ। अभी भी आप गए वहां पे, अब्बास इराक़ची साहब वहां, वो उनकी मजबूरी थी, ब्रिक्स में वो गए थे, लेकिन उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए था कि ये वही इंडिया है जिसने आपको पसे पुष्ट डाल के आपको रोनते हुए इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया था। हमारे गिले हैं, लेकिन हम हकायक पे बात करते हैं क्योंकि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। हम तो इंडिया की भी पिटाई नहीं चाहते, वो तो खुद अपनी मौत मर जाते हैं, वो हरकतें इस तरह की करते हैं। तो अब दुनिया कह रही है कि अल्लाह अमेरिका को बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप अता फरमाए, इजराइल को नेतन्याहू अता फरमाए, इंडिया को जो है वो नरेंद्र मोदी अता फरमाए, और हमारे यहाँ एक है वो अल्लाह हमें ना अता फरमाए। तो ये जो ट्राइका प्लस है ना, ये दुनिया के लिए एक मुसीबत है। और एक बोरिस जॉनसन था, वो एक बोरिस जॉनसन भी था, वो चला गया, बोरिस जॉनसन चला गया, बस ये कुछ बचा कुचा रह गया। तो ये अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी, ये मेरी जाती राय है, ये मेरा अपना नुक्ता नजर है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज की भी वजाहत देता हूँ, मेरा अपना नुक्ता नजर पर मैं पाबंद नहीं हूँ, वो मैं कह जरूर सकता हूँ, और ये हकीकत है। अगर कोई इसको डिनाई करता है तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ सुनने के लिए। ठीक है सर, हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन नाइला साहब से एक पॉइंट पे लेना चाहूँगी, उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। नाइला साहबा, एक आज हमने जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ख़बर पड़ी, और उसके ऊपर जो है वो तजिया होना ज़रूरी, क्योंकि ये जिस तरह से भी सजाद साहब ने बीच में थोड़ा सा वो जुमला कहा है, हम तो उसको नहीं अदा कर सकते, लेकिन आप समझ जाएंगी। लेकिन अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अब जो इस वक्त मौजूदा हमने सूरत हाल देखी, और आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि अबरी जो इब्राहिम अकार्ड है उस हवाले से काफ़ी जो है वो बातचीत की जा रही थी कि पाकिस्तान भी शायद जो है वो उसके साथ लिंक कर गया, और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई गई, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, पसे पर्दा इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन आज जो है हमने ये देखा कि जिस तरह से इसहाक डार जो कि वाशिंगटन में मौजूद थे, उनसे इस हवाले से काफ़ी अच्छा खासा जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की, और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक तो डेफिनेटली आप जानती होंगी, तो क्या कहेंगी, ये कितना क्लियर मैसेज है और क्या समझती हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इस तरह की चीज़ों के? इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, और इसहाक डार साहब ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो स्पीच की उसमें वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड को हिस्सा नहीं बन सकता, और उसकी हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है। जब तक फ़लस्तीन को हम वो जो जिस UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो 90% ममालिक का जो प्रपोजल है वो यही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, और इसमें अगर इजराइल की रिकग्निशन है तो फ़लस्तीन की भी एज अ स्टेट रिकग्निशन हो विद बॉर्डर्स प्री 1967,
क्योंकि उसके बाद से इजराइल ने फैलाव शुरू किया है। तो हम वो फैलाव वाला एरिया नहीं मानते। जो 1967 से पहला इलाका था वो फलस्तीन को दिया जाए एज अ स्टेट, एंड दिस इज ऑल्सो इन पोजीशन। आप देखेंगे 2025 में पाकिस्तान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और उधर पाकिस्तान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in all this crisis, and we have maintained that position. और पाकिस्तान का दुनिया में वकार इसीलिए है कि हम थैली के बैंगन नहीं है, थाली के बैंगन नहीं है जो कभी इधर उड़ गए कभी उधर उड़ गए। जो हमने पोजीशन ली हमने उसको सस्टेन किया और उस पे अटल रहे, क्योंकि हमने प्रिंसिपल पे ली। हमने जो है पॉलिटिक्स पे नहीं ली। जो जिस तरह डॉक्टर बुखारी कह रहे हैं मदरलैंड फादरलैंड, वो उनके और रिश्ते हैं, वो थाली के बैंगन हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत इसीलिए है कि आपने अपनी डिप्लोमेसी में बड़ी क्लैरिटी रखी है, और आपका इसीलिए जो है इतना इमेज बढ़ा है। तो डार साहब ने जो वॉशिंगटन में भी जाके रूबियो साहब के साथ भी गुफ्तगू की, और न्यूयॉर्क में वो गए थे बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी उन्होंने जो बातें की वो पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन को रीइंफोर्स करती है। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि ये स्टेटमेंट कितना क्लियर था और कितना क्लियर मैसेज गया, और स्पेशली इस टाइम पे जबकि एक अहम मुआहदे के हवाले से बात की जा रही है और कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह की सर्कुलेट कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो शायद कहीं ना कहीं इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा भी बनने जा रहा है, क्योंकि इसको लिंक भी किया जा रहा था अरब अमारात के साथ भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ भी। तो क्या कहेंगे? एक मिसपरसेप्शन थी जो फैलाई जा रही थी कि ठीक है अगर हम इस जंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों में एक डिप्लोमेटिक एक ब्रिज डेवलप करना चाह रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हमसे भी कुछ चीज़ें मनवा ली जाएंगी। हमारी बहुत क्लियर पॉलिसी है फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है और जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा है। यहाँ पे जो इंडिया कर रहा है और वहाँ पे जो इसराइल कर रहा है, हमारी इस पर बहुत क्लियर पॉलिसी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन मैसिव वायलेशन हो रही है, इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन में और इंडिया कर रहा है कश्मीर में, उसको हम अपोज करते हैं और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारा। और शायद यही वजह है कि ये मदरलैंड फादरलैंड की जो बात हो रही है, इसराइल और इंडिया दोनों एक पेज पे आ जाते हैं जब पाकिस्तान की बात करते हैं। तो हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फ़लस्तीन और कश्मीर है। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को भी इसको किसी दूसरे वर्ड्स में या किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है अगर हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी चीज़ों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, बुखारी साहब क्या कहेंगे? एक तो स्टेटमेंट जिस तरह से भी अतीक साहब ने भी कहा, नायर साहब ने, कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त और क्लियर स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है और बड़ा अच्छा है कि इस टाइमिंग पे दिया गया है। और एक तो इस टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो एक तनहा करने की कोशिश की गई थी, शायद उसमें भारत भी जो है वो सरे फहरिस्त मौजूद है, उसने बड़े ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए, और ये जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अलावा बनाया गया कि शायद पाकिस्तान जो इतनी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है उसके पीछे शायद यही वजूहात है कि कल को उसको इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा। सो क्या कहेंगे? एक्सियोस की एक खबर थी जिसके ऊपर भारत ने मुताबिक टॉक शोज की, एक टॉक शो में मैं भी अपील हुआ, तो एक्सियोस ने तो कह दिया था कि इब्राहिम अकॉर्ड आफ्टर ईरान वॉर एंड्स, यानी ये उसका वो हेडिंग थी या हेडलाइन थी। और भारत ने जो है वो जो ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था इब्राहिम अकॉर्ड का। मैं आपको बताता चलूं इब्राहिम अकॉर्ड है क्या। ये 2020 में अमेरिका में बहरीन और इजराइल के दरमियान एक मुआहदा हुआ, फिर कुछ और ममालिक भी शामिल हुआ। मैं किस किस का नाम लूं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो उनकी अपनी मर्जी, उनकी फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते, वो जैसा बेहतर समझते हैं करें। हमारी वाजे और दो टोक पॉलिसी है। अभी तक हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे वजीर खारजा ने या हमारे नायब वजीर आजम ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, हालांकि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कह दिया था, 2 दिन कबल ही बता दिया था। मैंने वाजे तौर पर एक पैगाम दिया था कि इब्राहिम अकॉर्ड के आड़ में, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे याकूब और इस्माइल, उसको लेकर ये एक सिंपैथी और एक वो इस्लामिक टच देकर जो है ये इकट्ठे करने का जो एक ड्रामा ये रचा रहे हैं, जिसमें फलस्तीनियों की रिकग्निशन नहीं है, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है। और जिस तरह मैडम ने कहा 1967 के बॉर्डर्स वाला जो मुआहिदा है
वेस्ट बैंक से लेकर आप गजा तक आप जाकर देख लें, मेहमान बुलाए थे और आकर वो वहां पे काबिज हो गए। तो इस नापाक रियासत को किसी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे, चाहे उसको इब्राहिम अकॉर्ड की शक्ल दी जाए या हम पे प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए। ये हमारी आइडियोलॉजी है फायजा, ये समझने की जरूरत है हम अपनी आइडियोलॉजी को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। हमारी स्टेट की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका बानी पाकिस्तान, ये उनकी एक आइडियोलॉजी है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। और क्योंकि डेफिनेटली ये वाला जो एक इशू है ये काफ़ी सेंसिटिव है और उसके ऊपर एक लंबी डिबेट जो है वो बनती है, लेकिन फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइला चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपना कीमती तजिया हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर अतीक उर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।